आपको चीजें समझी कि नहीं तो नहीं समझी, ठीक है, ये एक चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। अब हम जाते हैं सीधा हमारा मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? सबसे पहले सॉरी मेथड सबसे पहले हमने मेथड देखा। अब देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग को हम एक और नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं क्या है। ओके, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है आपको? ओवरलोड होना यानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग? ओवरलोड हो जाना क्या होता है? ओवरलोड हो जाना। गाइस, देखो मेथड मेथड ओवरलोडिंग को एक और नाम से हम उसको उसको एक और टर्म यूज किया जाता है। जब भी हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। छाया, सुना है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में? हम्म, छाया। हो सर। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन मेथड और एब्स्ट्रैक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर, राइट, देन इनहेरिटेंस। दोज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी उसके उसमें एक प्रिंसिपल है। सबसे पहले हमने क्या देखा? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, विच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर देख रहे हैं आज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉली? हम्म, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, more than one. राइट। और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, फॉर्म। ओके, फॉर्म्स। अब ये पॉली और मॉर्फिज्म किसके? पॉलीमॉर्फिज्म यानी ये मेनी फॉर्म, फंक्शन हैविंग अ मेनी फॉर्म्स। बट अभी ये नहीं समझ में आएगा। अभी ये ऐसे देखो, पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। मेथड ओवरलोडिंग को हम पॉलीमॉर्फिज्म से भी बुलाते हैं। वी आल्सो कॉल इट मेथड ओवरलोडिंग एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है द फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। बट यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डेफिनेशन हियर। अभी नहीं लिख रहा हूँ डेफिनेशन। सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसके बाद में यहाँ पे जाके मैं डेफिनेशन आप लिखने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैंने अभी डेफिनेशन लिख दिया तो वो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट गो एंड एग्जीक्यूट पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। तो मैं मेरा इंटेलिजेंस खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। उसके बाद में डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेरा स्टूडेंट इन्फो का क्लास है। ओके, एक मेरा स्टूडेंट इन्फो का क्लास है। तो ये क्लास में हटा देता हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास। तो हमने कल डिस्कस किया था कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन। तो आप कोई भी क्लास उठा लो, कोई भी, उसके अंदर आपको दो ही चीजें भी दिखेंगी। एक तो दिखेंगे मेथड्स और एक दिखेगा वेरिएबल। दो चीज चीज से अलग आपको दूसरा कुछ नया तो कुछ दिखने वाला नहीं है उसमें। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी जो कि हम आगे जाके सब डिस्कस करेंगे। तो वो भी एक टाइप के मेथड ही होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म। अब देखो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ विच इज अरिथमेटिक कैलकुलेटर, अरिथमेटिक अंडरस्कोर कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या है कि ये क्लास के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो कोड क्या काम करेगा? वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेगा, राइट। अब इसके अंदर ये तो मैंने बना लिया, क्या मैंने बना लिया? ये मैं क्लास। अब क्लास के अंदर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ओके, ना ऐसा ना करके मैं क्या करता हूँ, एक गेट वैल्यू नाम का ये बना देता हूँ, क्या मेथड। तो मैं void एक गेट वैल्यू नाम का मेथड बनाता हूँ, void गेट वैल्यूज। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, ये मैंने बना लिया गेट वैल्यूज का मेथड। ओके, अब यहाँ मैं बनाता हूँ इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ठीक है, अब ये क्या है? ये नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर वाला फंक्शन है। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि ये ऐसा क्यों लिखा? ये समझा नहीं किसको, ऐसा कुछ है गाइस?
एनीवन हियर कि ये जो मैंने लिखा है ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन कैसा बनाया किसी को समझा नहीं, ऐसा कोई है क्या पे? हाँ, नो सर। सबको समझा? नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर वाला फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यस। इसमें एक इंटीजर सम ले लेता हूँ, या फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या किया मैंने, गेट वैल्यूज वाला एक फंक्शन बनाया जो वैल्यू गेट करेगा और उसका सम कर देगा। और दूसरा एक फंक्शन बनाता हूँ, वाइड प्रिंट प्रिंट वैल्यूज, वाइड प्रिंट वैल्यूज। ओके, ये क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा। सबसे पहले वैल्यू गेट कर लिया, उसका सम कैलकुलेट कर लिया, और उसको उसका वैल्यू गेट वैल्यूज में क्या कर देंगे, हमने काम डिवाइड कर लिया गया एक्चुअली। बेसिक सिंपल इसमें देखेंगे तो हम गेट वैल्यू फंक्शन बनाया, उसमें क्या बोला उसने, भाई भाई क्या करो तो बस इंटीजर को सम, यानी जो भी इंटीजर हम आपको दे रहे हैं उसका सम कैलकुलेट कर ले, और प्रिंट वैल्यू क्या करेगा, वो जो सम है उसको प्रिंट करवाएगा बस। तो यहाँ पे मैं अगर साउट लिखूंगा और सम लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा एरर। अब ये क्यों हुआ, ये एरर क्यों आया, हमने तो यहाँ पे सम कैलकुलेट किया एंड वी वांट कि ये सम हमें प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो वेरिएबल हमने डिस्कस किए, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एनीवन नोस टाइप ऑफ वेरिएबल? गाइस, वेरिएबल के टाइप पता है किसी को? एनीवन? छाया? वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल है। राइट, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक तीसरा और होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। दो वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल एक क्लास के अंदर बनाते हैं वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर होता है, जो क्लास के अंदर होता है। ओके, और स्टैटिक वेरिएबल क्या, लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शंस के अंदर होता है, फंक्शंस के अंदर होता है। चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि लोकल लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर बनाते हैं और लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाते हैं। बट ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका क्या काम है? तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल उसका स्कोप डिफाइंड होता है। स्कोप, स्कोप का मतलब क्या है कि वो कहाँ तक अवेलेबल है, वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। ओके, तो जो जो वेरिएबल हमने एक फंक्शन के अंदर बनाया है, सपोज मैं यहाँ पे एक इलेबोरेट करता हूँ आपको कि लोकल लोकल सबसे पहले मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, विच इज लोकल वेरिएबल कभी भी ध्यान रखना एक फंक्शन के अंदर बनता है। तो ये हमारा क्लास है, ध्यान दो ये क्लास है हमारा, और ये हमारा मेथड है। ठीक है, ये हमारा मेथड है, मेथड है फंक्शन। इसके अंदर मैंने इंटीजर, सपोज इंटीजर ए इंटीजर बी बनाया है। ठीक है, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक है, तो सब इससे अच्छा तो मैं या फिर ऐसा ही लिख देता हूँ कि आप ये जिसको समझो ये मेथड है और इसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल बनाया है। ओके, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। तो क्या होगा, ये फंक्शन के अंदर का जो लोकल वेरिएबल है इसको कहाँ तक एक्सेस कर पाएंगे, उस फंक्शन के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हम इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं दूसरा एक फंक्शन बनाता हूँ और ऊपर वाला जो लोकल वाला वेरिएबल है ये वाला फंक्शन के अंदर, मैं सपोज मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा ये करता हूँ। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल जो है, ये फंक्शन, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ फंक्शन वन, या फिर फंक्शन वन ना देके हम इसको क्या बोलते थे, गेट डेटा। राइट, जो कि गेट डेटा कर रहा है हमारा एक फंक्शन। ठीक है, ये गेट डेटा फंक्शन, ये ऊपर वाला। ओके, तो हमने बताया कि लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, उसका नाम हमने दे दिया गेट डेटा। अगर ये जो लोकल वेरिएबल है जो गेट डेटा में प्रेजेंट है, अगर मैं उसको एक्सेस करूंगा कौन से इसमें, प्रिंट डेटा में, तो वो एक्सेस नहीं होगा, वो रेड बताएगा, वो बताएगा ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक है, ये वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस कर सकता है, ये चार दीवारी में ही प्रेजेंट है, इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बाहर इसको कोई नहीं पहचानता। ओके, इसके बाहर ये, इस जो भी फंक्शन के अंदर आपने लोकल वेरिएबल बनाया उसके बाहर उसको कोई नहीं जानता।
ओके, उसके बाहर इसको कोई नहीं जानता, तो आप दूसरे इसमें अगर सम ये कर देंगे ना तो वो दे देगा एरर कि मुझे पता ही नहीं है कौन है, आप किसको कॉल कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है मीन्स, इसलिए मैंने बताया कि टाइप ऑफ वेरिएबल से उस वेरिएबल का स्कोप डिफाइन होता है कि वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी लोकल वेरिएबल होता है इसका स्कोप उस चार दीवारी में फंक्शन के अंदर तक ही होता है, उसके बाहर उसको कोई नहीं जानता। दूसरा चीज होता है इंस्टेंस वेरिएबल, यानी इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर बनाते हैं। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है जो क्लास के अंदर बनाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर a इक्वल टू हेलो, ओके, हेलो वर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हेलो इंटीजर नहीं दिया, देना चाहिए मुझे, स्ट्रिंग देना चाहिए, सॉरी, स्ट्रिंग। मैंने एक इंटीजर ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अभी इसको सिंटैक्स एक्चुअली मत देखो, ऐसा देखो कि ये वेरिएबल बना है। ये होता है जो क्लास के अंदर बनता है। ये क्लास का जितना भी बड़ा साइज होगा, यानी जितनी भी बड़ी दीवार होगी क्लास की, उसके अंदर ये मौजूद है। अब आप कितने भी मेथड्स बना लो, ओके, आप कितने मेथड्स बना लो, कितने भी, अब सारे मेथड्स उस या फिर ऐसा देखते हैं, ये है मैंने यहाँ पे बनाया इंटीजर ए, सपोज ऐसा समझो कि मैंने एज इंटीजर ए इक्वल टू 10, ये ऐसा बनाया मैंने, ठीक है, ये वाला वेरिएबल बनाया। अब ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, क्यों, क्योंकि ये हमने क्लास के अंदर बनाया है। ओके, अभी जब मैं इंस्टेंस वेरिएबल, आप कितने भी मेथड बना लो, एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हो सकती है। ओके, आप कितनी भी मेथड बना लो तो हर कोई भी क्लास से अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसका स्कोप थ्रू आउट द क्लास रहता है। सारे पूरे क्लास के अंदर सब उसको सारे सारे लोग पहचानते हैं। ओके, उसको सारे लोग पूरे क्लास के अंदर पहचानते हैं, तो सारे जितने भी मेथड होंगे आपकी क्लास के अंदर वो सारे उसको पहचान, मेथड वन, ओके, मेथड, तो ये मेथड्स हो गए ना सारे, उसको पहचानेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे बनाते हैं, जो क्लास के अंदर बनाते हैं। ओके, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो क्लास के अंदर बनाते हैं, लोकल वेरिएबल वो होता है जो मेथड के अंदर बनाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द क्लास रहता है, जितना जितना बड़ा क्लास होगा, यानी जितना क्लास होगा उसको हर क्लास के हर कोने में हर कोई भी पहचानता है। मेथड के अंदर जो लिखते हैं वो होता है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को उसके अंदर तक ही उसकी पहचान होती है, बाहर दूसरा फंक्शन उसको कॉल करेगा बाहर उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया विच इज इंटीजर सम, मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन में, फिर दूसरे फंक्शन वाला उसको पहचानता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सेसिबल टू ऑल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक क्लास के अंदर बनाता हूँ, यहाँ पे ये क्लास है इसके अंदर बनाता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू इंटीजर सम। अब यहाँ पे मैंने ओनली ये हरकत हमने पहली बार की है क्या, इंटीजर सम, बट इसके अंदर मेरे को वैल्यू नहीं डाला है। ओके, तो इसका मतलब होता है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि हम वेरिएबल बनाएंगे। ओके, बट एक हमने खाली डब्बा ले लिया, उसके अंदर कुछ वैल्यू अभी तक डाली नहीं है, हमने कुछ भी वैल्यू डालनी है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन, एक खाली डब्बा ले लिया। और इसमें वैल्यू कब डालेंगे, तो हम वैल्यू इसमें डालेंगे, गेट डेटा में क्या कर देंगे, जो सम है, सम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ओके, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो हर फंक्शन इसको एक्सेस कर पाएगा सम को, इसमें कर दिया सम इज इक्वल ए प्लस बी। अब इसमें प्रिंट कर रहा हूँ सम, तो एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हर फंक्शन स्टैट इंस्टेंस वेरिएबल को पहचानता है, तो एरर नहीं आएगा। ओके, तो हमने एक इसमें गेट वैल्यूज करके सम कैलकुलेट कर लिया और दूसरे में प्रिंट वैल्यूज कर में सम प्रिंट कर दिया। अब अगर मुझे ऊपर ये क्लास अलग है, ओके, ये वाला क्लास अलग है और ये वाला मेन क्लास अलग है, अगर मुझे दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम्म, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। प्रसिक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कितने स्टेज में क्रिएट होता है, प्रसिक ऑब्जेक्ट कितने स्टेजेस में बनता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने स्टेज में क्रिएट करते हैं अपन, दो स्टेज में, राइट। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, कि हम बता देंगे कि कंपाइलर को कि हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं।
ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, राइट। कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन अपन आप, कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर? क्लास नेम, जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है, तो मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ओके, ये क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम S1 सेमीकोलन, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। देन सेकंड होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कैसे करते हैं? S1 इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जब भी आपको न्यू मिल गया, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट मेमोरी में आपको बन गया, मेमोरी अलॉट होगी उस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है S1। ये हमने ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ S1 डॉट गेट वैल्यूज नाम का मैं मेथड कॉल करता हूँ, S1 डॉट गेट वैल्यूज। अब ये यहाँ पे क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि हमने ऊपर गेट वैल्यूज में क्या है, गेट वैल्यूज में हमने पैरामीटर दिए ए एंड बी, तो हमने नीचे से वो पास करना पड़ेगा। तो मैं पास करता हूँ 10, 20, ओके। गेट वैल्यूज में हमने वैल्यूज पास किया, और S1 डॉट प्रिंट वैल्यूज में क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा, क्योंकि वॉइड नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर वाला मेथड है, इसमें कुछ नहीं कर रहे, बस प्रिंट कर रहे सम क्या वैल्यूज। क्या क्या होगा, हमने जब गेट वैल्यूज को कॉल किया तो सम इज इक्वल टू सम का वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। सम को हमने असाइन कर दिया ए प्लस बी होगा वैल्यू, तो सम में ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब उस सम को हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट वैल्यूज के नाम से, राइट। तो प्रिंट वैल्यूज में कोई पैरामीटर नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो हमारा 30 प्रिंट होके आ जाएगा, विच इज वेरी नॉर्मल, ओके। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे 3 नंबर का सम करना है। यहाँ तो मैंने 2 नंबर का सम किया, ए इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। मैं 2 नंबर का सम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यही मेथड कॉपी करता हूँ, Ctrl+Z। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, अब ये लाइन से समझेगा। ये तो अभी मैं अगर मुझे 3 इसका सम करना है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर ए इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, क्योंकि तीन इसका सम करना है तो 3 पैरामीटर देना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, द मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। देखो क्या होगा, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस बी कर दिया। सबसे पहले अगर मैं नीचे से 2 पैरामीटर पास करता हूँ, ए और दो, तो कौन सा वाला कॉल हो जाएगा, जिस जिस फंक्शन में 2 पैरामीटर दिए वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। जब मैं नीचे से 3 पैरामीटर पास करूंगा, ए बी एंड सी 100, तो मेथड हैविंग थ्री, जो भी 3 पैरामीटर वाला है वो कॉल हो जाएगा। देखो ये दो, जिसमें 2 पैरामीटर थे उसका लाइट अप हो गया है, यानी उसका लाइट चला गया है। ये ब्लैंक, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, यानी ये कॉल नहीं किया अभी तक। अगर मैं 3 पैरामीटर वाला नीचे से अगर मैं 3 पैरामीटर वाला नीचे से कॉल करता हूँ, तो तीन मैंने फंक्शन सेम है, फंक्शन मैंने तीन, ऐसा नहीं किया कि मैंने 3 नंबर का सम करना मैंने दूसरा फंक्शन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सेम फंक्शन था, बस मैंने क्या किया, उसमें और एक पैरामीटर डाल दिया ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी 3 पैरामीटर डाल दिए, ऊपर में 2 थे और सम करते ए प्लस बी प्लस सी। और नीचे से मैं क्या पास कर दूंगा, 3 पैरामीटर। तो मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, द फंक्शन हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, ओके। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ फंक्शन होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि मैं डेफिनेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, द फंक्शंस, ओके, द फंक्शंस हैविंग सेम नेम, नेम उसका सेम होगा, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, okay. The function having same name but different parameter or data type is known as a method overloading। देखो क्या किया हमने, मैंने एक नया फंक्शन बना दिया विद सेम नेम। एक मैंने जो भी गेट गेट वैल्यूज नाम का फंक्शन था, मैंने एक और गेट वैल्यूज नाम का सेम फंक्शन बनाया, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, मैंने इंटीजर सी ऐड कर दिया। तो ऊपर वाला 2 पैरामीटर वाला हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, 3 पैरामीटर वाला हो गया। तो मेथड ओवरलोडिंग को क्या बोल सकते हैं, मेथड है द फंक्शन हैविंग सेम नेम, उसका नाम सेम है, गेट वैल्यू, बट डिफरेंट पैरामीटर, ऊपर 2 पैरामीटर थे और नीचे 3 पैरामीटर हो गए एबीसी, ओके। तो अगर हम ऊपर भी 2 दे देंगे नीचे भी 2 देंगे, तो वो दोनों फंक्शन सेम ही हो जाएगा, उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होगा, सारा आइडेंटिकल होगा। तो वो एरर बता देगा कि यहाँ पे पहले रेड लाइन्स आ रही है। तो हमें दोनों को अलग अलग ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दोनों में कुछ थोड़ा फर्क आ जाए। तो हम क्या कर देंगे, इंटीजर ए इंटीजर बी और इंटीजर यहाँ पे सी लगा देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि ऊपर वाला अलग है 2 पैरामीटर वाला, नीचे वाला अलग है 2 पैरामीटर वाला। तो जब हम 2 पैरामीटर नीचे से पास करेंगे ना, ए एंड बी, तो 2 पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा,
देखो यहाँ पे दो पैरामीटर वाला कॉल हो गया विच इज अ गेट वैल्यू। ये देखो ये इसका लाइट खत्म हो गया, ये जो भी एल ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इन्हें कॉल नहीं हुआ, तो दो पैरामीटर वाला कॉल हो गया। सेम वे जब अगर मैं तीन पैरामीटर वाला पास करूंगा तो तीन पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तीन पैरामीटर वाला सी। तो इस तरह से मेथड ओवरलोडिंग वर्कआउट होता है। इसका मतलब क्या होता है, द फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा। अब डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ए बी करा है, यहाँ पे ए बी सी करा है, और अगर मुझे चार वैल्यूज का सम करना है मैं क्या कर दूंगा, यही फंक्शन कॉपी कर दूंगा और ऊपर और उसमें क्या डाल दूंगा, चार पैरामीटर डाल दूंगा, इंटीजर ए, इंटीजर बी, सी एंड इंटीजर डी। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर डी कर दूंगा, और नीचे से कितने पैरामीटर पास करूंगा, चार, अगर मुझे चार नंबर का सम करना है तो ये इसका मतलब होता है पैरामीटर कि हम पैरामीटर अलग बढ़ा रहे हैं और फंक्शन का नाम सेम है। ओके, तो ये हमारा 100 आ गया। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, और डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप का मतलब क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं कि फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर का समझ गया कि चलो फंक्शन का नाम सेम होगा बट पैरामीटर अलग अलग हो गए। पैरामीटर एक इसमें दो हो गए, दूसरे इसमें तीन हो गए, फिर चार हो गए, तो डिफरेंट पैरामीटर हो गए, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हो गए। बट डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया, चलो डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। फंक्शन हैविंग सेम नेम, देखो आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर देंगे ना उतने अगर नीचे से पास कर देंगे तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ गेट इन्फो। सपोज मैं वॉइड गेट इन्फो बनाता हूँ, गेट इन्फो। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, ये बना लिया गेट इन्फो। इसके अंदर कुछ पैरामीटर देता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, ये मैंने लोकल वेरिएबल बनाई, इंटीजर नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, गेट इन्फो क्या कर दूंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा क्या, रोल नंबर एंड नेम। तो मैं नेम इसको थोड़ा स्ट्रिंग में डाल देते हैं, द नेम इज प्लस नेम। ओके, देन साउट करके द रोल नंबर इज रोल नंबर, रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर। ठीक है, ये हमने गेट इन्फो वाला मेथड बनाया है जिसमें हमने दो लोकल वेरिएबल लिए, इंटीजर ने स्ट्रिंग नेम, इंटीजर रोल नंबर, उनको प्रिंट करवाते, यही पे प्रिंट करवा दिया। अब इसको अगर कॉल करेंगे तो ये रन हो जाएगा, कुछ अलग चीज उसमें है नहीं। अगर मैं बोलता हूँ s1 डॉट मेरे मुझे गेट इन्फो वाला कॉल करना है और इसमें मैं वैल्यूज प्रोवाइड करूँगा क्योंकि मैंने पैरामीटर दिया तो नीचे से वैल्यूज पास भी करना पड़ेगा मुझे। तो मैं डालता हूँ सबसे पहले नेम रोहन डालता हूँ। ओके, एंड दूसरा रोल नंबर डालता हूँ 10। ओके, और ये जो नेम और रोल नंबर यहाँ पे हाईलाइट वगैरह हो रहा होगा, ये मैंने नहीं डाला, ये बोल रहा है कि आपने जो नेम, ये जो वैल्यू इंसर्ट किया है ये नेम में जा रहा है, ये रोल नंबर की वैल्यू, ये जो 101 डाला आपने ये रोल नंबर पे जा रहा है, ऊपर जाएगा रोल नंबर नेम में और प्रिंट कर दिया हमने रोल नंबर एंड नेम। ओके, ये हो गया क्या, सिंपल मेथड। अगर इसको कॉल करें तो आउटपुट आ जाएगा और कुछ नया इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली हमने वैल्यू दिया उसको प्रिंट करवाना। अब हमें क्या करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं। ठीक है, सेम रखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो जैसे डिफरेंट पैरामीटर का मैंने बताया कि सबसे पहले दो पैरामीटर है, दो नीचे से दो पैरामीटर पास करके दो अलग कॉल हो जाएगा, तीन पैरामीटर चार पैरामीटर, हमने अलग अलग पैरामीटर बढ़ाया है उसके। और डिफरेंट डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, आपने ऊपर क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम एंड रोल नंबर ना, तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, इंटीजर रोल नंबर एंड डालता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम। ओके, इंटीजर रोल नंबर। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर नेम था, फिर रोल नंबर था, हमने क्या करा, सबसे पहले रोल नंबर डाल दिया फिर नेम डाल दिया, डिफरेंट डेटा टाइप। ऊपर स्ट्रिंग डेटा टाइप था ना, तो हमने नीचे इंटीजर डाल दिया, यहाँ पे इंटीजर था तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, हमने डिफरेंस क्रिएट किया। फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, तो हमने डेटा टाइप अलग कर दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे इंटीजर, तो ये अलग अलग हो गए फंक्शन, इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया।
अभी मैं नीचे से क्या करता हूँ, अगर मैं नीचे से रोहन और 101 पास करूँ तो ऊपर कौन सा वाला कॉल हो जाएगा, जिस जो भी मैच करेगा रोल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले नेम एंड रोल नंबर, तो अगर मैं नेम एंड रोल नंबर नीचे से पास करूंगा तो वो वाला कॉल हो जाएगा। दूसरा हमने जो बनाया कौन सा, रोल नंबर एंड नेम, तो मैं अगर रोल नंबर पहले डालता हूँ और फिर नेम डालता हूँ क्या, तो जो भी रोल नंबर और नेम वाला होगा वो कॉल हो जाएगा कौन सा, ये वाला। रोल नंबर पहले नेम और प्रिंट हो जाएगा क्या, नेम एंड रोल नंबर। तो इसका मतलब होता है डिफरेंट डेटा टाइप, आप डिफरेंट डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। सो इस तरह से वर्कआउट होता है मेथड ओवरलोडिंग गाइस। इट इज हाउ मेथड ओवरलोडिंग इज वर्कआउट। क्लियर है कैसा वर्कआउट होता है मेथड ओवरलोडिंग? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हम्म गाइस, डू हैव एनी? छाया प्रॉब्लम है कुछ? छाया कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपका साउंड नहीं आ रहा है छाया, मैसेज में बताओ, मैसेज टाइप करो। क्लियर है? तो फंक्शन का नाम सेम होता है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। पॉली मींस मेनी एंड फॉर्म, तो फंक्शन के अलग अलग फॉर्म है, किसी में 2 पैरामीटर है, किसी में 3 पैरामीटर है, किसी में 4 पैरामीटर है, तो अलग अलग फॉर्म है। ओके, फंक्शन का सेम है, फंक्शन सेम ही है, फॉर्म अलग अलग है, उसके फॉर्म अलग 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 है, तो इसीलिए हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और मेथड हैविंग, मेथड ओवरलोडिंग का डिफिनेशन क्या होता है, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन नेम सेम रहेगा बट आपको डिफरेंस कहीं ना कहीं डिफरेंस, एक तो आप फर्स्ट आपने एक फंक्शन बनाया है जिसमें सबसे पहले आपने रोल नंबर एंड नेम दिया है, गेट गेट इन्फो में रोल नंबर एंड नेम। दूसरा फंक्शन बनाया गेट, सेम सारा का सारा सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, इवन दो रिटर्न टाइप भी नहीं है, ऐसा पूरा ऊपर ऐसा आपने फंक्शन बनाया है, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर वाला बनाया है, तो नीचे भी सेम फंक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्ट फंक्शन है, बट उसमें आपने पैरामीटर चेंज कर दिया, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और नीचे से जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वाला फंक्शन, सपोज आपने हमने ऐड वाला किया, तो ऐड ऑफ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, अगर नीचे से टू वाला पास करेंगे, 2 नंबर पास करें तो 2 नंबर वाला कॉल हो जाएगा, 3 नंबर वाला 3 नंबर डालेंगे तो पैरामीटर है जो फंक्शन हैविंग 3 पैरामीटर कॉल हो जाएगा, पास करेंगे तो पैरामीटर हैविंग 4, फंक्शन हैविंग 4 पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेथड मेथड ओवरलोडिंग वर्कआउट होता है। इज दैट क्लियर गाइस? मेथड ओवरलोडिंग क्लियर है? हम्म यस यस। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। मुझे अरिथमेटिक कैलकुलेशन ही करना है। अब देखो क्या करना है। ओके, मैं वॉइड कैलकुलेट सम, कैल सम कर लेता हूँ, कैल अंडरस्कोर सम, कैलकुलेट सम ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर में जो भी आप इसके अंदर वेरिएबल बनाओ ABC, या फिर इसके अंदर बनाओ आप, एक तो ऐसा कर दो क्या, इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, ऐसा ना करके, अगर आप ऐसा एक तो ऐसा करो, नहीं तो आप जो ऐसा करते हो इंटीजर A इजिकल टू 10 और इंटीजर इजिकल टू 10 और इंटीजर B इक्वल टू 20, ये दोनों ही लोकल वेरिएबल हो गए हैं। आप एक तो इसके अंदर पैरामीटर को वेरिएबल पास करो, या फिर ऐसे विदाउट पैरामीटर अंदर जाके कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आप डिक्लेयर कर दो, वो फंक्शन के ही अंदर बन रही है तो वो फंक्शन वो लोकल वेरिएबल ही होगा। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट समना वाला एक फंक्शन ले लेते हैं और इंटीजर, या फिर ऐसा ले लेते हैं और स्टूडेंट इनफो एक। तो देखो, एक हम गेट वैल्यू गेट डेटा करते हैं, एक प्रिंट डेटा करते हैं, एक मेथड बनाते हैं क्या, वॉइड गेट डेटा। ओके, गेट डेटा, ये मेथड क्या करेगा, डेटा गेट करेगा। ओके, और इसके अंदर मैं देता हूँ स्ट्रिंग नेम कॉमा इंटीजर रोल नंबर एंड स्ट्रिंग ब्रांच। स्ट्रिंग ब्रांच 3 पैरामीटर है इसमें, नेम रोल नंबर एंड ब्रांच। ओके, अब क्या करते हो, अगर मैं इसमें गेट करूंगा दूसरे फंक्शन में प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप उतना ही होता है जितना फंक्शन तक होता है, यानी लोकल वेरिएबल फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है, उससे बाहर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर मैं प्रिंट डेटा करूंगा तो नहीं प्रिंट होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस इंस्टेंस बना देता हूँ क्या, इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग नेम, उसमें वैल्यूज कुछ भी नहीं डाली, खाली वेरिएबल है, खाली डब्बा है वो, देन इंटीजर रोल नंबर
और अगर आपको ऐसे वेरिएबल बनाना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर ही होने वाला, तो आप कॉमा करके भी बना सकते हैं, इंटीजर रोल नंबर एंड जैसे हमने स्ट्रिंग है नेम और ब्रांच है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ ब्रांच है ना। एक बार डेटा टाइप मेंशन कर दिया और कॉमा लगा के आप जितने भी वेरिएबल बनाने ऐसे बना सकते हो। तो इंटीजर यहाँ पे मैं रोल नंबर ले लेता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है। अब गेट डेटा में क्या कर दूंगा, जो भी वैल्यू लोकल में हमारे पास आएगी उसको मैं असाइन कर दूंगा इंस्टेंस में। यानी क्या, जो ऊपर वाला जो नेम है ना, नेम, ओके, जो नेम है ना इंस्टेंस वाला, मैं उसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा इज इक्वल टू नेम। कौन सी वैल्यू, कौन सा वाला नेम जो लोकल आ रहा है, लोकल में हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट लोकल वाला वेरिएबल हम बाहर यूज नहीं कर सकते बाहर के मेथड में। मैं कर रहा हूँ इंस्टेंस बनाया मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल, उसके अंदर लोकल को असाइन कर देंगे। और उसी तरह से मैं रोल नंबर क्या करते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ओके। और ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच, ओके। ये कर लिया मैंने असाइनमेंट। अभी क्या करता हूँ, जो इंस्टेंस है उसको प्रिंट करवा देते हैं, इंटी क्या, द द नेम इज प्लस नेम, सॉरी, द नेम इज नेम इज प्लस नेम, ओके। तो मैं गेट प्रिंट वैल्यूज में क्या कर रहा हूँ, बस उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। सेम वे मैं बाकी को भी प्रिंट करवा देता हूँ, साउट द द रोल नंबर, द रोल नंबर इज, सेम है, मैं यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट करवा देता हूँ, कुछ भी नई चीज नहीं कर रहे हैं, ओके। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर एंड साउट कर रहा हूँ द ब्रांच, ब्रांच इज प्लस ब्रांच, ओके। मैंने दो मेथड बनाया है, गेट डेटा प्रिंट डेटा, और मैंने इसके अंदर वैल्यू दिया है नेम। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो हम वो जैसे हमने सम में किया था, जो भी सम कैलकुलेट किया उसमें हम उसको हमने सम में असाइन कर दिया, इंस्टेंस वाला सम में, राइट। तो हमने सेम किया, यहाँ के लोकल वेरिएबल बाहर यूज नहीं करते, तो मैंने लोकल का वैल्यू इंस्टेंस में क्या कर दिया, असाइन कर दिया और इंस्टेंस को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे जाता हूँ, हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब क्या करते हैं, एस वन डॉट गेट डेटा करते हैं, जिससे गेट गेट कर लेंगे क्या। सबसे पहले नेम है तो मैं नेम पास कर देता हूँ रोहन, उसके बाद में रोल नंबर है 101, उसके बाद ब्रांच है, राइट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मैकेनिकल, ओके। तीन पैरामीटर, तो मैंने तीन पैरामीटर डाला, और वो जाएंगे पैरामीटर कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे। और ये जो वेरिएबल है लोकल, ये इंस्टेंस में मैं असाइन कर दूंगा जैसे मैंने सब में किया था, और उसको प्रिंट कर दूंगा इंस्टेंस वाले को। लोकल को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि वो फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं होता है। फिर s1.print डेटा कर देता हूँ। अब इसको रन करेंगे, तो क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, नल नल नल, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नल आ रहा है, जीरो आ रहा है और नल आ रहा है। यहाँ पे होता क्या है, ऐसा क्यों हुआ, हमने तो वैल्यूज डाली, असाइन करी हमने वैल्यूज, इसमें ऐसा क्यों आ रहा है। देखो, अगर आप ऐसा वेरिएबल बना के छोड़ देते हैं ना, आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालते उसके अंदर, तो जावा में ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाता है वैल्यूज का, जिसके अंदर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं डाला होगा। यानी ऐसे वेरिएबल का ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डाला है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग और ब्रांच और रोल नंबर में कुछ भी नहीं डाला, तो स्ट्रिंग अगर होगा तो उसमें नल वैल्यू चल जाएगा, नल। और रोल नंबर, और अगर जो नंबर है, जो भी नंबर होंगे उसमें जीरो वैल्यू चल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो जो ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन वो वेरिएबल जावा हमारे लिए कर दे, तो यहाँ पे नल आ रहा है, यानी हमने कुछ भी डाला नहीं है। जीरो आ रहा है नंबर के लिए, और स्ट्रिंग के लिए नल आएगा, स्ट्रिंग के लिए नल आएगा, नंबर के लिए जीरो आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्यों ऐसा प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस तो हमने बनाया, उसके बाद हमने असाइन किया क्या कि जो लोकल वेरिएबल हम नीचे से पास कर रहे हैं उसको इंस्टेंस में असाइन कर दो, और हमने नीचे से लोकल वेरिएबल पास भी किया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंस्टेंस का भी नाम सेम है और लोकल का भी नाम सेम है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि मुझे इंस्टेंस का लोकल में ट्रांसफर करना है, लोकल का इंस्टेंस में ट्रांसफर करना है, इंस्टेंस का इंस्टेंस में ट्रांसफर करना है, उसको समझ नहीं रहा, वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है ना। ऊपर वाला इंस्टेंस भी नेम रोल नंबर ब्रांच है, ये भी रोल नंबर ब्रांच है, तो उसको वो कंफ्यूज हो गया कि किसका किसमें असाइन करना है, मेरे को समझ नहीं रहा। तो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, यानी कुछ भी नहीं हुआ, ओके। तो अगर हमें बताना है कि भाई साहब आपने इंस्टेंस वाले नेम में ये लोकल वाला नेम असाइन करना है, इंस्टेंस वाले नेम में आपने लोकल वाला नेम ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है विच इज दिस डॉट रोल नेम,
तो दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल का अगर दोनों का नाम सेम है, नेम इज इक्वल टू नेम, तो उसको समझ नहीं आएगा कौन सा नेम है, क्योंकि मेरे पास इंस्टेंस वाला भी नेम है, मेरे पास लोकल वाला भी नेम है, तो कौन सा नेम किस में डालूं? तो हम बता देंगे जो इंस्टेंस वाला है, तो इंस्टेंस टू रिप्रेजेंट इंस्टेंस वेरिएबल हम बोलेंगे दिस डॉट रोल, दिस डॉट नेम, यानी आपने ये इंस्टेंस वाला जो नेम है उसमें नेम डालो लोकल वाला। सेम वे जो इंस्टेंस वाला रोल नंबर है ऊपर, उसमें डालो आप रोल नंबर, लोकल वाला रोल नंबर। और जो इंस्टेंस वाला क्या प्रॉब्लम हो गया, जेड, 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 हाँ, और जो इंस्टेंस वाला ब्रांच है ना, उसमें आप डालो लोकल वाला ब्रांच। So this keyword is used to avoid the confusion between instance and local variable. This keyword is used to avoid the confusion between local and instance variable. दोनों का नाम सेम है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि नाम सेम क्यों रखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ अभी, तो दिस डॉट नेम कभी भी आपको दिख गया तो समझ जाना है कि ये रेफर कर रहा है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। अब इसको रन कर दो तो अभी आ गया क्या, रोहन, रोल नंबर एंड ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे एक और है कि हमें नेम सेम ही क्यों रखना है। हम क्या ऐसे नहीं रख सकते नेम इज इक्वल टू एन, ब्रांच इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू आर एंड ब्रांच इज इक्वल टू बी, ऐसा भी रख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, हमें ये दिस कीवर्ड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बोल देंगे कि जो नेम है, नेम में डाल दो एन, रोल नंबर में डाल दो आर, राइट, और ब्रांच में डाल दो बी। सिंपल है। क्यों ही हमें करना है, सेम नाम क्यों ही रखना है? देखो सेम नाम रखने का पीछे का मोटो ये है कि ये एन आर बी ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है हर बार। ओके, हैंड यानी समझने के लिए बहुत हैंड ओवर हो जाता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हो गए कि आपने नेम के अंदर आपने आर डाल दिया, आपने डेटा इधर उधर डाल दिया। ओके, ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते थे, सारा का नाम सेम रखते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, सारा सारा सेम रखते हैं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे गलती नहीं होगा। हम बोलेंगे नेम इज इक्वल टू नेम डालना है, अभी नेम इज इक्वल टू रोल नंबर कौन डालेगा, उसको पता चल जाएगा यार नेम में मैंने रोल नंबर कैसे डाल दिया, दिख रहा है यहाँ पे उसको। तो ये उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने क्या वो किया कि दोनों का नाम सेम रखा, तो नेम इज इक्वल टू नेम, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, और ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच। तो यहाँ पे कुछ भी इधर का डेटा उधर नहीं जाएगा, यानी हमने नेम में रोल नंबर असाइन कर दिया, ब्रांच में नेम डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर होगा तो वो हमारा फॉल्ट है, हम सोच ही नहीं रहे इतना। मगर हम आर एन और ऐसे कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो वहाँ पे गलती होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम दिस कीवर्ड लगाते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन इंस्टेंस एंड लोकल, जब दोनों का नाम सेम होता है। अब इसको अगर रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा विच इज नेम एंड रोल नंबर विच इज रोहन, रोल नंबर एंड ब्रांच विच इज मैकेनिकल। इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर है? Yes. व्हाट, अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, छाया? क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप, राइट। मेथड ओवरलोडिंग को क्या बोलते हैं अपन? और दूसरा प्रशिक, मेथड ओवरलोडिंग को और क्या बोल, और एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, Polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब? Many form. मेनी फॉर्म, राइट। तो अगर तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर चेंज करते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम सेम होता है, मेथड हैविंग सेम नेम, नेम सेम होता है, बट डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर चेंज होते हैं। जैसे हमने देखा 2 पैरामीटर है, 3 डाला, वैसे पैरामीटर चेंज है। और डेटा टाइप, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, ये देख लिया एक। दूसरा, और डेटा टाइप, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। तो ऊपर मैंने नेम एंड रोल नंबर लिया, नीचे मैंने क्या लिया, रोल नंबर और नेम लिया। तो जो अगर मैं रोल नंबर और नेम पास करता हूँ जिससे, तो जो जो फंक्शन में मैंने इंटीजर रोल नंबर और नेम ऐसा दिया है वो कॉल हो जाएगा। अगर मैंने नेम और रोल नंबर पास किया नीचे से, थोड़ा मैंने डेटा भेजने का स्टाइल चेंज कर दिया, तो जो जिसमें सबसे पहले रोल नेम है और रोल नंबर है बाद में, वो वाला कॉल हो जाएगा। ऐसा डेटा टाइप हम चेंज करते हैं। उसके बाद हमने देखा दिस कीवर्ड, दिस ये कीवर्ड है, इट इज अ दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन। Hello. हाँ प्रश्न। Screen visible नहीं अटक गया screen. हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ ही रहा हूँ, मैं कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा. ओके, दिस कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं अपन, रसिक?
For avoid confusion for everyone. हाँ, कंफ्यूजन किसका, किसमें किसमें कंफ्यूजन, कंफ्यूजन किसमें है? छाया किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा, आपका साउंड नहीं आ रहा है, आप टाइप करो नीचे का, इस नीचे इसमें डालो, मैसेज बॉक्स में डालो, कंफ्यूजन किसका, किसमें कंफ्यूज हो रहा है, कंपाइलर किसमें कंफ्यूज हो रहा है? हम्म, राइट राइट, बिटवीन इंस्टेंस एंड लोकल। अगर हम इंस्टेंस और लोकल का नाम, अगर हम इंस्टेंस लोकल का नाम अलग अलग रखते हैं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन इंस्टेंस एंड लोकल प्रशिका, नॉट ओनली लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस एंड लोकल, ठीक है। तो अगर मैंने इंस्टेंस का नाम दिया है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, और नीचे में और लोकल में डाला है आर एन पी, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट देर इज अ चांसेस कि हम एक रोल नंबर में बी डाल दिया, ऐसा हो सकता है, अलग अलग डेटा हमने असाइन अलग अलग कर दिया, तो वैसा हो सकता है, ऐसा ना हो, इसीलिए हमने सारा नेम सेम रखते हैं। तो नेम इज इक्वल टू नेम, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच, ऐसा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, इंस्टेंस में, लोकल इंस्टेंस में डालना है, यानी जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें हमें लोकल असाइन करना है। बट कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगी कि लोकल लोकल, मुझे लोकल लोकल में करना है, इंस्टेंस इंस्टेंस में करना है, इंस्टेंस लोकल में करना है, लोकल इंस्टेंस में, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो वहाँ पे आ रही है। तो हमें हमने बोलना है कि इंस्टेंस में डालना है लोकल वेरिएबल, तो हम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम करेंगे, तो दिस करेंगे, दिस का मतलब होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इज दैट क्लियर? छाया, प्रशीक, निकिता, निकिता आई हियर, Yes. Yes. निकिता, निकिता यहाँ पे आपको साउंड आ रहा है, समझा आज का? देखो नहीं समझा तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी न्यू बैच चालू होगी जावा की, या फिर मैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देता हूँ, आप वो देखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूछो, बहुत सिंपल है वो, कुछ भी नहीं है। और इन फ्यूचर अगर कुछ जावा की बैचेस चालू होती है तो ज्वाइन करो, एंड यू द गाइस, यू ऑल्सो, अगर कुछ भी नया जावा का बैच चालू होता है तो ज्वाइन करो, उसमें आपको रिवीजन होगा। वैसे तो हम वैसे डेली रिवीजन लेते ही है, बट वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, तो इट इज अ गुड थिंग, राइट। So this is all about today, guys. We have seen method overloading and this keyword today. Next session we are going to execute, discuss about next entity which is a constructor. Okay, जैसे हमने मेथड देखा, फिर मेथड ओवरलोडिंग देखा, सेम वे हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है गाइस। So we are going to end our session here. Thanks for joining. I wish you will have a great time ahead. Till then, take care. Bye bye and see ya. Thank you.